पुराने ज़माने की बात है कि किसी रियासत के एक छोटे से गांव में एक काजी रहता था। वो काजी बहुत ही अक्लमंद इंसान था। वो हर फैसला अक्लमंदी और इंसाफ से करता था और किसी भी मुकदमे का फैसला गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर नहीं करता था, क्योंकि वो कहता था कि गवाह और सबूत अपने हाथों से भी बनाए जा सकते हैं और अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल से नवाजा है और अक्ल के साथ साथ शऊर भी अता किया है। इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकदमा नहीं गुजरा होगा जिसका इसने इंसाफ पर मुबीनी फैसला न किया हो। इस गांव में एक बुजुर्ग मोची रहता था जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी और मोची की एक नहायत ही हसीन और खूबसूरत बेटी थी। एक दिन मोची और इसकी बेटी दूसरे गांव से वापस आ रहे थे तो रास्ते में डाकुओं का एक गिरोह बैठा हुआ था। जब डाकू ने इस खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की को देखा तो इसे उठाकर जंगल के बीच में ले गए और इस बुजुर्ग मोची को उन्होंने मारकर बेहोश कर दिया। फिर जब वो मोची की बेटी के साथ ज्यादती कर रहे थे तो उसी वक्त वहां से काजी साहब अपने बहुत बड़े काफले के साथ गुजर रहे थे। जब डाकुओं ने काजी साहब के काफले को आता देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर काजी साहब के किसी सिपाही ने इस मोची को देख लिया तो वो वहां हमें ढूंढकर मार डालेंगे, क्योंकि काजी साहब का काफला और सिपाही बहुत ज़्यादा तादाद में थे। जब लड़की ने काफले की आवाज़ सुनी तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। जब काजी साहब ने इस लड़की की आवाज़ सुनी तो इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जंगल में किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। काजी साहब के सिपाही इस जंगल में दाखिल हो गए, लेकिन लड़की ने उन डाकुओं की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि उन्होंने मुंह छुपाया हुआ था। जब सिपाही करीब पहुंचे तो डाकू बड़ी चालाकी से इस काफले में शामिल हो गए, लेकिन वो लड़की ये जानती थी कि वो डाकू इस काफले में शामिल हो गए हैं। इसके बाद सिपाही सीधा इस लड़की को काजी साहब के पास ले आए और कहा कि काजी साहब, इस लड़की ने कहा है कि जिन डाकुओं ने मेरे साथ ज्यादती की है वो इस काफले में शामिल हो गए हैं। ये सुनकर काजी साहब बड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा था कि इतनी बड़े काफले में मुजरिमों को कैसे ढूंढा जाएगा। इसके बाद इस काजी साहब ने हुक्म दिया कि इस काफले को चारों तरफ से घेर लो और ये काफिला सीधा अदालत में जाएगा। जब काफिला अदालत में पहुंचा तो काजी साहब ने ऐलान किया कि इस कमरे के अंदर में एक भूत रखा हुआ है और हर आदमी इस कमरे में से गुजर कर इस भूत को गले लगाएगा और फिर बाहर आने के बाद मुझे इस आने से और फिर बाहर आने के बाद मुझसे गले मिलेगा और जो आदमी मुजरिम होगा वो बुत खुद इसको पकड़ लेगा और इस तरह हम इस मुजरिम को पकड़ लेंगे। ये बात सुनते ही डाकुओं के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये काजी तो बड़ा चालाक है। इसके बाद कमरे में से एक एक करके सबको गुजारा गया। जो भी आदमी कमरे से गुजरता और बुत को गले से लगाता तो वो फिर काजी साहब को भी गले मिलता था। सब आदमी गुजर गए, लेकिन आखिर पर 3 आदमी बच गए। काजी साहब ने उनको कहा कि अंदर जाओ और बुत को गले से लगाकर दूसरी तरफ से वापस आ जाओ और मेरे गले लगो। जब एक आदमी कमरे से बाहर आया तो काजी साहब ने इसे गले लगाया और कहा कि तुम एक तरफ खड़े हो जाओ। फिर दूसरा और इसी तरह तीसरा आदमी इस कमरे में गया और बुत को गले लगाने के बाद वापस आकर काजी साहब के गले लगा तो काजी ने कहा, तुम तीनों ही मुजरिम हो। ये सुनकर डाकू बड़े परेशान हुए और कहा कि काजी साहब, आपने तो कहा था कि जो मुजरिम होगा बुत इसको पकड़ लेगा, लेकिन बुत ने तो हमें कुछ नहीं कहा। फिर काजी साहब ने कहा कि बेवकूफ़, बुत ने भी किसी मुजरिम को पकड़ा है? वो खुद तो इंसानों का मोहताज है। फिर डाकुओं ने कहा कि काजी साहब, आपको कैसे पता चला कि हम ही इस लड़की के मुजरिम हैं? काजी साहब ने कहा कि जब मैंने कहा था कि जो मुजरिम
ہوگا بت اس کو پکڑ لے گا۔ تو مجھے پورا یقین تھا کہ مجرم اس کو اندھیرے کمرے میں کبھی گلے نہیں لگائے گا کہ کہیں وہ ہمیں نہ پکڑ لے، لیکن میں نے اس بت پر ایک خوشبو لگا رکھی تھی۔ جو بھی آدمی اس کو گلے لگائے گا اور جب میں اس کو گلے لگاؤں گا تو اس کے جسم سے خوشبو آئے گی، لیکن جب میں نے تم تینوں کو گلے سے لگایا تو مجھے خوشبو نہیں آئی۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ تم تینوں نے بت کو گلے نہیں لگایا اور تم تینوں ہی مجرم ہو۔ یہ سن کر تمام عدالتی قاضی سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر قاضی صاحب نے ان تینوں کو بڑی عدالت میں سنگسار کرنے کا حکم دیا اور وہ لڑکی انصاف ملنے کے بعد واپس اپنے اس بزرگ موچی کے ساتھ چلی گئی۔